जय हिंद विद्यार्थियों, मैं कमल साहू कमल ट्यूशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारा रेखागणित पर आधारित है। आज हम त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में कुछ समझने का कोशिश करेंगे और ये जान पाएंगे कि कैसे त्रिभुज, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले एक परिचय कर लेते हैं कि त्रिभुज आखिर होता क्या है। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, लिख करके मैं रखा हूँ कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कभी भी किसी भी टीचर के द्वारा अगर हमें ये क्वेश्चन किया जाए कि बताइए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो आम तौर पे हमारा उत्तर होता है त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतने में ही हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। हम लोग त्रिभुज का 3 प्रकार होता है ये तो ज्ञात करेंगे ही, साथ में अपने किसी भी पूछने वाले शिक्षक या ट्यूशन टीचर को ये बता पाएंगे कि हमारा जो त्रिभुज होता है वो 2 आधार पे गणना किया जाता है। पहला, कोण के आधार पे। तो हम क्या देखते हैं, जिस भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का हो, जिस भी त्रिभुज में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अगर किसी त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण 90 अंश से कम हो तब वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसे कि इस तीसरे वाले त्रिभुज में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक कोण जो है वो 90 अंश से अधिक है 130 अंश, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही वर्ग के बारे में आ जाते हैं। ऐसी 4 भुजाओं से बंद आकृति जिनके चारों भुजाएं एक समान हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी के सभी जो भुजा है वो एक ही बराबर हमको यहाँ पास दिखाई दे रहा है। जैसे ए बी की जितनी लंबाई हमें दिखाई दे रही है उतनी ही लंबाई बी और सी की भी, और सी और डी की भी, और ए और डी की भी लंबाई। तो चारों भुजा आपस में जब बराबर होता है तब हम उसे वर्ग कहते हैं। और आयत, आयत की बारी आएगा तो हम लोग ये बता पाएंगे कि जिस भी चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा हमको दिखाई दे समान, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ए और डी के समान समान दिखाई देता है बी और सी, ठीक इसी प्रकार से ए और बी के हमको समान दिखाई दे रहा है सी और डी। तो इस तरीके से आमने सामने का जहाँ भुजा बराबर होती है वहाँ पर हम लोग उनको आयत कहते हैं। और वृत्त के बारे में बता दें तो वृत्त जो है ये गोल आकृति दिखाई हमें देगा, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। त्रिभुज के बारे में कुछ और आगे जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। त्रिभुज की बारे में जब भी हमसे कोई सवाल करे कि त्रिभुज क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, तो 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब इन्हें हम 2 आधार पे विभाजित कर सकते हैं। पहला आधार है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर जैसे कि तीनों त्रिभुज में मैं आप लोगों को दिखाया, 90 अंश का कोण वाला समकोण और 90 अंश से कम वाला त्रिभुज जो है वो न्यून कोण, और किसी भी एक कोण का मान अगर 90 अंश से अधिक है तब हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कह देते हैं। इसी प्रकार से भुजाओं के भी बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए कि भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। जैसे अगर तीनों के तीनों भुजा एक समान है तब हम उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, अर्थात 3 भुजा ए बी, बी सी और ए सी तीनों के तीनों समान समान लंबाई के हो, चाहे वो 4 मीटर लंबाई चार तीनों में हो या 5 मीटर लंबाई तीनों में हो, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान लंबाई के हो तब हम उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान और द्वि मतलब 2। ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं समान लंबाई के हो, एक समान लंबाई के 2 भुजा जहां हमको दिखाई देगा उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं तो विषम बाहु त्रिभुज। जैसे नाम से स्पष्ट है, विषम मतलब होता है अलग अलग, तो ऐसा त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप के हो उन्हें हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर हो तब हम उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये ए बी और सी क्या है, तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। जब दो भुजा का वर्ग का योग, वर्गों के योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो तब वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग से बड़ा हो, अर्थात ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बड़ा हो किससे, सी के स्क्वायर से, तब हम उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बड़ा हो, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमारा सी के स्क्वायर से छोटा हो, अर्थात सी का स्क्वायर बड़ा हो, तब हम इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से आप सभी विद्यार्थी ये बता पाएंगे कि त्रिभुज सिर्फ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज नहीं होता, बल्कि समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज को कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे बांट सकते हैं और सामने वाले शिक्षक को या फिर अपने ट्यूशन टीचर को ये बता सकेंगे कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, जिसे ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट में ट्रिक है ये। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर समकोण त्रिभुज। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यदि बड़ा है सी का स्क्वायर से तो वो न्यून कोण त्रिभुज, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर छोटा हो गया सी का स्क्वायर से तब उनको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और बाकी कोण के हिसाब से आप लोग देख के तो ऐसे ही बता सकते हैं कि जहाँ 90 अंश का कोण होता है वो समकोण त्रिभुज, 90 अंश के छोटे कोण वाले को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, और 90 अंश से अधिक जहाँ हमको कोण दिखाई देगा वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। एक बार फिर से वर्ग और आयत को बता दूं। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, समान होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और वृत्त एक गोल आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त के जो बीचों बीच हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा केंद्र कहलाता है, और यदि हम इसी केंद्र से वृत्त के किसी भी दिशा में परिधि को जोड़ते हुए एक रेखा खींच दे तब ये हमारा जो रेखा है वो हमारा त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वृत्त के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक परिधि से दूसरे परिधि की ओर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। अर्थात व्यास जो है एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए यहाँ मान लेते हैं केंद्र को ओ, तो ए से ओ एक त्रिज्या हो गया। दूसरा ओ से अगर यहाँ पर हम बी मान ले इस दिशा में, तो ओ से बी की ओर एक त्रिज्या हो गया। तो दो त्रिज्याएं आपस में मिल करके क्या बनती है, व्यास। अर्थात हम बोल सकते हैं व्यास बराबर 2r। इस तरीके से हम लोग बता पाएंगे कि त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है। वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में आप लोगों को अच्छे से मैं यहाँ जानकारी चित्र के माध्यम से दे चुका हूँ। अब एक चीज और है जो हमको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में दिखाई दे रहा है, वो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। त्रिभुज में हमको इन चीज़ों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इस पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में किस तरीके के प्रश्नों का हमको सामना करना पड़ेगा। आइए कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस प्रकार से उन प्रश्नों का हल निकालेंगे। यहाँ जैसे पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है तो त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये परिमाप और ये रहा क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र मैं आप लोगों के सामने लिखा हूँ। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। आसान शब्दों में कहें तो हम तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इनको सूत्र के माध्यम से लिखना बहुत जरूरी है।
आप लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसे ही देख के बता सकते हैं। 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 5, 12, 12 मीटर यहाँ हमारा परिमाप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सूत्र हमको लिखना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए सूत्र को मैं आप लोगों के सामने लिख करके रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये समकोण त्रिभुज पे आधारित होगा। यहाँ देखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर है। देखिए 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो 9 और 16 मिल करके हो जाता है 25, जो कि सी का स्क्वायर 5 पंचे 25 के बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ 1/2 अपने स्थान पे, आधार हम लोग जैसे इस त्रिभुज में देख पा रहे हैं ए बी सी में, आधार नीचे वाले जो हमारा जमीन पे टच रहता है उनको हम लोग आधार कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर आया रहता है उन्हें हम लोग लंब कहते हैं। तो देखिए ये लंबवत भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसलिए इनको हम लोग लंब कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। और जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमको आधार के रूप में 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए 4, और उसके बाद गुणा ऊंचाई को हम लोग लंब को भी ऊंचाई कहते हैं, इसलिए ऊंचाई की जगह में 3। तो गुणा का आप लोगों को परमेय संख्या में पढ़ाया गया है, गुणा ऊपर ऊपर का होता है और नीचे नीचे का। तो ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, 3 चौक 12 और 12 एकम 12, नीचे में है बटा 2। तो 12/2 को अगर हम लोग काटेंगे 2 को 12 से, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। इस तरीके से हम बता पाएंगे किसी भी त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ हमारा परिमाप 12 मीटर और क्षेत्रफल 6 मीटर प्राप्त होगा। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में आते हैं। यदि मान ले जाए हमें कोई प्रश्न करता है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 मीटर या सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को मैं ये बताया हूँ, परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाओं का योग निकालना पड़ता है। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें सिर्फ 2 ही भुजा दिखाई दे रही है, पहला 6 और दूसरा 8 सेंटीमीटर के रूप में। तो तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना होगा, और यही कारण है कि मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सी जानकारी प्रारंभ में ही दे चुका हूँ। कारण यह है कि इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही हमें तीसरी भुजाएं प्राप्त होगी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज में आप लोगों के सामने बना के रखा हूँ। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें लंब दिया गया है ए बी बराबर 6 और आधार दिया है बी सी बराबर 8। तो ये जो तीसरी भुजा है हमारा कर्ण, इसे हम ज्ञात करेंगे, और इसे ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ हल दिया है ए बी बराबर लंब, ये लंब को हम ऊंचाई कहते हैं, बी सी 8 बराबर आधार, और तीसरी भुजा ज्ञात करने हैं हमें जो कि है कर्ण। तो आइए आप लोगों को मैं पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करना किस प्रकार से किया जाता है इसको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमारा पाइथागोरस साहब ने कहा है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो लंब यहाँ हमको दिखाई कितना दे रहा है, यहाँ हमें लंब दिखाई दे रहा है 6, तो हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर, प्लस आधार दिखाई दे रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर, और बराबर कर्ण हमको ज्ञात करना, इसलिए कर्ण का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 छक्के होता है 36, और प्लस 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे होता है 64, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 36 और 64 को आपस में हम लोग प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100, बराबर कर्ण का स्क्वायर। और स्क्वायर वाले को जब हम पक्षांतर करते हैं तो इस साइड वो आकर के वर्गमूल बनाता है, इसलिए ये हो गया वर्गमूल 100 बराबर का कर्ण का स्क्वायर। तो 100 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 10, और इस सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर को हम पक्षांतर किए तो यहाँ से स्क्वायर हट गया था। अब 100 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो कितना आ गया 10, बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण। तो इस प्रश्न में हमें कर्ण प्राप्त हो चुका है 10। ठीक है, अब हमें मान लिया जाए परिमाप पूछता है, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग,
इस तरीके से हम सूत्र को लिखेंगे और सूत्र लिख लेने के बाद 6 + 8 + 10, तो 6 और 8 हो गया 14, 14 और 10 मिला करके 24। तो हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा 24। और वहीं क्षेत्रफल की बारी आएगा तो हम क्या बोलेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार के रूप में जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। और ऊंचाई हमारा लंब होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 6। 2 से हम 8 को विभाजित करते हैं 4 बार में, और 4 छक्के हो जाएगा 24। तो इस प्रश्न में हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से दो भुजा के माध्यम से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं और अपना परिमाप तथा क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों को त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना आ गया होगा। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ग और आयत तथा वृत्त को किस प्रकार से परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है इसे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।